नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अरावली पर्वत को क्यों काटा जा रहा है और हमें अरावली पर्वत को क्यों बचाना चाहिए। तो अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैली हुई है, क्या है अरावली पर्वत, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे ना कि अरावली पर्वत का क्या महत्व है और इसे हमें काटने से क्यों बचाना चाहिए। यहाँ पर देखो, अरावली पर्वत जो है इस तरह से हरी भरी पर्वत है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में उसका हरा भरा कम हो गया है। इस तरह से लोग उसको खनन कर रहे हैं, उसको काट पीट रहे हैं, तो जिससे वहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां सूख जा चुकी हैं, एकदम झाड़ी के रूप में आपको दिखाई देती है। अरावली पर्वत का कम से कम आपको 30-40% ही भाग हरा भरा दिखाई दे सकता है। चलो अब यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैली हुई है, तभी आप सारी चीजें जान पाओगे। तो अरावली पर्वत जो है वह गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाकर जाती है, यानी इसकी इतनी लंबाई है। अब इसकी कुछ प्रमुख चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में जानो। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू चोटी है, जो कि राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई जो है 7222 मीटर है। बात समझ में आया? ये प्रश्न पूछता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू है। और रायसीना हिल कहां पे है? ये दिल्ली के समीप इसकी पर्वत चोटी है। समझ में आया? तो इसकी कुछ प्रमुख चोटियां और हैं, खेतड़ी है और आपकी पालनपुर है। तो यह गुजरात से शुरू होती है अरावली पर्वत, राजस्थान से होते हुए हरियाणा तक जाती है और यहाँ पर दिल्ली तक समाप्त हो जाती है। अब इसके बारे में और कुछ जानकारी हमें जानना चाहिए। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो हमारी क्या है? अरावली पर्वत है। एक टाइम था जब अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अपरदन के कारण क्या हुआ, इसकी ऊंचाई घट गई, नीचे हो गई, छोटे हो गई। अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन उसे हम कहते हैं जो मिट्टी एक जगह से कट पीट कर दूसरे स्थान तक चली जाती है, इसी प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो, हिमालय से भी अरबों वर्ष पुरानी, लगभग 2 अरब वर्ष भी उससे भी पुरानी क्या है? पर्वतमाला अरावली है। अब यहां पर देखो, विशाल विस्तार इसका कहां से? गुजरात से पालनपुर से दिल्ली तक, रायसीना हिल तक, यह 700 किलोमीटर में फैली हुई क्या है? हमारी पर्वतमाला है, जिसे हरी दीवार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर देखो, अवशिष्ट पर्वत। क्यों अवशिष्ट पर्वत कैसा है? हिमालय भी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। अरावली क्या है? प्राचीन वलित पर्वत है। अवशिष्ट यानी आपका ये करोड़ों वर्षों पर अवशिष्ट पर्वत कैसे बनता है? अवशिष्ट पदार्थों से मिलके ही अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। ठीक है, अब यह हमारा क्या है? करोड़ों वर्षों के अपरदन की परिणाम, जो कि कभी हिमालय से भी ऊंचा हुआ करती थी। अपरदन के कारण क्या हुआ, जब अपरदन होने लग गया तो इसकी पर्वत चोटियां धीरे धीरे क्या हो गई? छोटी हो गई, क्योंकि ऊपर से मिट्टी कट के नीचे बह जाता है, तो इसीलिए इसकी ऊंचाई छोटी हो जाती है। आगे आपको समझाते हैं। इतना समझ में आ गया कहां से कहां तक फैली हुई है, कितनी 700 किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन सी इसकी चोटी सबसे ऊंची है? माउंट आबू इसकी चोटी है। रायसीना हिल कहाँ है? दिल्ली के समीप स्थित है। अब इसके बारे में और समझो, ऐतिहासिक धरोहर कैसा है और सभ्यता का पालना इसे क्यों कहा जाता है, तब इसकी कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं। अब यह हमारे देश की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, जिसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसे जाना जाता है। जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो यहाँ से क्या करती थी? गुफाओं में आकर रहती थी, यानी यहाँ पे शिकार उकार करती थी। पर्वतों पे क्या होता था? जंगली जानवर मिलते थे, पेड़ पौधे मिलते थे, फल फूल मिलते थे, जिसका उपयोग करके अपना जीवन का पालन करते थे। अब यहाँ पर देखो क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण युग में, क्या औजार यहाँ से मिलते थे। जो उस समय के रहने वाले लोग थे वो लोग क्या करते थे? इसी पहाड़ों में से क्या करते थे, जैसे एक ताम्र युग का केंद्र था, जो कि सांस्कृतिक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्या तांबे की आपूर्ति करता था, यानी यहां से वो लोग तांबा भेजते थे। तो इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करके वो लोग क्या बनाते थे? भाला, छुरा, पाती, गडेसा, इन सब का प्रयोग करके करते थे, जिससे जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, अपना भरण पोषण करते थे और व्यापार भी करते थे, एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते थे। तो भी यह अरावली पर्वत सुरक्षित थी। जैसे इस टाइम क्या आ रहा है, बुलडोजर से पूरा पहाड़वे ढहा दे रहा है, तो ये सब गलत चीज कर रहा है ना। जो आदिवासी लोग हैं वो क्यों अपने जंगलों को, अपने पर्वतों को क्यों बचाते हैं? क्योंकि उसी में वो लोग रहते हैं, उसी के देन से वो लोग जीवित रहते हैं। अब वही तुम समाप्त कर दोगे तो मर जाएगा। अब अरावली पर्वत की और क्या खासियत है, जिसे हम लोग सभ्यता का पालना और ऐतिहासिक धरोहर कहते हैं? तो ये समझ गए ना क्यों सभ्यता का पालना बोला गया? क्योंकि वहीं से वो लोग क्या करते थे? जीव जंतुओं को मार के खाते थे, पेड़ पौधों उससे फल को प्राप्त करते थे, वहीं पे रहते थे। वहां से जो आपकी ताम्र जैसी चीजें हैं उनका प्रयोग करके भाला, गणेशा, छुरी, पाती सबका प्रयोग करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार भी उसका करते थे बनाकर।
अब यहाँ पर देखो मध्यकालीन युग में क्या हुआ, किला बनाया जाता था। जैसे जब वो उन लोगों का ज्यादा विकास हो गया तो एक राज्य साम्राज्य बना लिए, तो वहां का एक मुखिया राजा हो गया। तो राजा क्या करता था, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए किले के जो आपका पर्वत है उसकी सबसे ऊंचाई पर वह किला बनाता था। किला क्यों बनाता था, जिससे यहां से दुश्मनों की निगरानी आराम से किया जा सकते। ऊपर से देखोगे नीचे तो आराम से देख लोगे कौन है कौन नहीं है। जब कोई लड़ाई करता है तो भारी मात्रा में सेना लेके आता है, तो किला से आराम से देखा जा सकता है और ऊपर से नीचे आराम से मारा जा सकता है। इसलिए लोग क्या बनाते थे, किला बनाते थे। और यहाँ पर जैसे कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला बना हुआ है, अभी बहुत सारे किले बने हुए हैं। अब तुम पर्वत को काटोगे तो किला समाप्त हो जाएगा, किला भी एक दिन जर्जर होकर खत्म हो जाएगा। कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारी ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर थी, यहाँ पर कोई किला था, यहाँ पे कोई राजा राज करता था, या यहाँ पर अरावली पर्वत नाम की एक पर्वतमाला बहुत बड़ा हुआ करता था। तुम ये सारी चीजें क्यों खत्म कर रहे हो? इसमें सरकार भी लिप्त है। सरकार एकदम भरपूर साथ दे दी है कि तुम भाई उसको काट के आराम से बना लो। अभी इसके बारे में और सारी चीजें आपको बताते हैं, तब आप और अच्छे से जानोगे अरावली पर्वत हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अभी तो आप सिर्फ इतना जाने कि ऐतिहासिक धरोहर क्यों है और सभ्यता का पालना इसे क्यों कहा जाता है। चलो आगे लेके चलते हैं। अब हमें इसमें समझेंगे पारिस्थितिकी महत्व, यानी उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है किसको, अरावली पर्वत को। अब अगर मैप, अब यहाँ पर मैप आपको लगाता हूँ, इंडिया का मैप। यहाँ पर देखो पश्चिम में देखोगे आप राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसमें देखो थार का मरुस्थल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और बीच में देख रहे होगे आपको अरावली पर्वत दिखाई दे रही होगी, जो कि उत्तर भारत मैदान को क्या बचाता है, किससे, धूल कणों से, बालू से, और जो वहां की हवाएं आती हैं उन सबको यह रोक लेता है। यानी जो पश्चिम के साइड से पूर्व की ओर हवाएं, धूल कण ये सब आती हैं, उसको अरावली पर्वत बीच में क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो सुरक्षित बचा रहता है। नहीं तो वह धूल कणों से क्या लब जाता, और यह उत्तर भारत का मैदान जो है प्राकृतिक हरा भरा है, वह धूल कणों से जब लग जाएगा तो वह भी बालू क्या कहते हैं, बालू जैसे क्षेत्रों की तरह हो जाएगा। उसे हम रेगिस्तान बोल देंगे, जहां पर वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी। जहां पर बालू ओलू हो जाता है तो वहां पर वनस्पति पनपती ही नहीं। फिर इसके बाद वहां पर पानी की कमी आ जाएगी, तो कृषि करने योग्य भूमि नहीं रहेगी, हम व्यापार नहीं कर सकते, हम खाद्य चीजें उत्पन्न नहीं कर सकते, तो अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये क्या है, अरावली पर्वत है, ये हमारा क्या है, मान लो थार का मरुस्थल है, और ये क्या है, राजस्थान का पूरा मान लो क्षेत्र है। यहाँ से क्या अरब सागर से क्या होती हैं, शुष्क हवाएं, और मरुस्थल में जब हवाएं आती हैं तो गर्म होती हैं। तो ये गर्म हवाएं जो होती हैं, ये पर्वतमाला इनको रोक लेता है, आगे जाने ही नहीं देता, यानी उत्तर भारत में हवाएं आ नहीं पाती हैं, इसकी रक्षा करता है। अगर ये हवाएं उत्तर भारत में आ जाएंगी तो ये हवाएं धूल कण ला के वहां पर छोड़ देंगी, रेत ला के छोड़ देंगी, जिससे जो मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, वह खराब हो जाएगी। इन सबको बचाता है यह पर्वतमाला। समझ में आया कि नहीं? और ये जो शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं, इनको भी रोक देता है, जिससे हमारा जो उत्तर भारत की जलवायु है वह उसी तरह से बनी रहती है। अगर जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा तो हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, समय पे ठंडी नहीं होगी, समय पे गर्मी नहीं होगी, तो फसल कहां से होगी बताओ? इन सब चीजों का हमारे लिए ये क्या करता है, जीवन रेखा का निर्माण करता है अरावली पर्वत, कि उत्तर भारत जो है इसीलिए सुरक्षित बचा हुआ है। यहाँ पर लंबे पैमाने पे खेती की जाती है, लंबे पैमाने पर फल फूल उद्यान ये सब उगे रहते हैं। अब दूसरी पॉइंट समझो, जल विज्ञान की रीढ़ कैसे है अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत है तो जब जल की वर्षा होती है तो जल क्या होता है, पर्वत से नीचे ढाकर उसके तलहटी में जल क्या होता है, जमता है। जब जल रुका रहता है, गड्ढों में भरा रहता है, तो वहां का जल स्तर का लेवल बना रहता है, यानी ऊंचा रहता है जल की कमी नहीं होती है। लेकिन जब तुम इस पहाड़ को खत्म कर दोगे, गड्ढे उड्ढे समाप्त हो जाएंगे, पानी जमेगा ही नहीं, कहीं रुकेगा ही नहीं, बह के चला जाएगा, तो वहां पर जल की कमी आ जाएगी। जब जल की कमी आ जाएगी तो वहां पर ना तो पेड़ पौधे पनप पाएंगे, ना तो खेती बाड़ी हो पाएगी, ना वहां पे सही से कुछ हो पाएगा, अर्थव्यवस्था तुम खराब कर दोगे जी। और वहां पे जो मानव रहता है, निवास करता है, वह क्या करेगा, वह बेचारा वहां स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब इस पर्वत के होने की वजह से क्या होता है, प्राकृतिक एयर फिल्टर, यानी उत्तर भारत को क्या प्राकृतिक एयर फिल्टर मिलता है। यह पश्चिम से आने वाली हवाओं, शुष्क हवाओं को, पश्चिम की तरफ से आने वाले धूल कणों को जो हवाओं के साथ आता है, यह पर्वत क्या कर देता है, इधर ही क्या कर देता है, इन सबको इधर ही रोक के रख देता है, ये उधर जा ही नहीं पाती। ये देखो दिल्ली एनसीआर है, और ये क्या है, पर्वतमाला है। यहां से अगर शुष्क हवाएं चलती हैं या उसके साथ धूल कण आता है तो यह पर्वत क्या होता है, रोक देता है, इधर ही रह जाता है, इधर नहीं आ पाता है।
तभी दिल्ली अभी तक बचा हुआ है, उत्तर भारत बचा हुआ है, वरना ये भी क्या हो जाता, एकदम प्रदूषित और हो जाता, सांस लेने में इतना कठिनाई हो जाती कि तुम उत्तर भारत को ही छोड़ के भाग जाते। अब देखो अरावली पर्वत पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पतियां रहती हैं। अगर तुम उन्हें समाप्त कर दोगे तो जो जंगली जानवर है वहां से निकल कर आपके घरों तक आएंगे, फिर आपको मार कर खाएंगे, फिर आप उनको मारोगे, तो धीरे धीरे वो जानवर लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम लोग जैसे गिद्ध है, लुप्त हो चुका है, दिखाई कम कम देता है, बहुत कम जगह दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का, वरना पहले बहुत ज्यादा गिद्ध रहते थे। उसी तरह से यहाँ पर देखो वन्य जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, नीलगाय, ये सब वहां पे रहते हैं। अगर तुम उसको खत्म कर दोगे तो ये आपके घरों की तरफ आएंगे, आपके खेतों को नुकसान करेंगे, फिर आप उन्हें मार दोगे, फिर वो बेचारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि लकड़बग्घा कैसा होता था, नीलगाय कैसा होता था। समझ में आया? और जो वहां के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो तो खत्म हो ही गई हैं, उसको तुम पहले से काट पीट के बेच चुके हो। अब यहाँ पर और आपको क्या बताता हूं, आगे लेके चलता हूं। संकट अरावली पर्वत पर चौतरफा हमला क्यों? अब ये लोग अरावली पर्वत को काट क्यों रहे हैं, इस चीज को जरा जानो। अभी तक आपने उसमें देखा अरावली पर्वत का महत्व क्या था, अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैली हुई है, किस प्रकार के जीव जंतु वहां पर रहते हैं, वनस्पतियां कैसी रह रही हैं, कैसे हमारे लिए लाभदायक था। अब लोग इस अरावली पर्वत को इतना काटना क्यों चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है अवैध खनन। अवैध खनन पत्थर, रोड़ी, संगमरमर और क्वार्टजाइट की भारी मांग है। तो वहां पर जैसे संगमरमर बड़ी महंग मिलता है, ये सब चीजें, रोड़ी, पत्थर, ये सब मिलते हैं, जो कि इसका लोग वहां से तोड़ कर निकाल कर अरावली पर्वत से दूसरी जगह पर बेचते हैं ले जाकर, उनको पैसा मिलता है, इसलिए वो लोग उस पर्वत को काट पीट रहे हैं, अपने फायदे के लिए न कर रहे हैं। अब उससे देश का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे नहीं, उसमें सरकारें भी लिप्त है, भैया तुम काटो और उसके एवज में हमको पैसा दो, उस पैसा को लेकर हम चुनाव में लगे और चुनाव को जीते। समझ में? अब शहरीकरण वहां पे किया जा रहा है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उस पर्वत को काट पीट कर समतल बनाएंगे, वहां पर शहर बसाएंगे और बड़े बड़े क्या फार्म हाउस बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, सोसाइटियां बनाई जाएंगी। अब इन पहाड़ों को जब तुम काटोगे, कोई यहां से काट रहा है, कोई ऊपर से काट रहा है, कोई दाएं से, बाएं से, नीचे से, जब तुम उसको काटोगे, खंडहर बना दोगे, तो वहां से धूल मट्टी उड़ फुड़ के कहां आएगी? उत्तर भारत की तरफ जाएगी, जिधर हवा बहेगी उधर जाएगा। फिर अगर मैदानी क्षेत्र रहेगा तो उसको भी खराब कर देगा। धूल मट्टी जब उड़ेगी तो वहां का वायु दूषित हो जाता है, वहां पर सांस भी नहीं ले पाओगे, तो वहां का जब सांस नहीं ले पाओगे तो फिर फड़ा फड़ा खराब हो जाएगा, आसपास में आप रह ही नहीं सकते। वही काम ये लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि पर्वत 5 जून को क्या बनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक के दिन मनाते हैं, सब पेड़ ओड़ लगाएंगे, अगले दिन पेड़ सूख जाए उससे कोई मतलब नहीं। सरकार, बड़े बड़े मंत्री, पीएम, सीएम सब पेड़ पौधा लगाएगा, लेकिन वही अगले दिन काला कारतूत करेगा, पहाड़ों को कटवा देगा, जंगलों को कटवा देगा। सरकार ही ना कटवाती है, लोग उसको रोकने जाते हैं, लेकिन बुलडोजर से सब हटवा देता है, प्रशासन भेज देता है कि जाओ मारो सालों को, इसके बाद पेड़ पौधों को काटो और तुम अपना काम करो, हमारा मोटा रकम दो, हम चुनाव में लगाएं, जीते मीते। अगला देखो इसमें क्या है, कानूनी खामियां। कानूनी खामियां क्या है? भूमि को बंजर भूमि बताकर कानूनों से बचाना। जो कानून बना रहता है कि पर्वतों, जंगलों को काटना नहीं है, सरकार क्या करती है, उसमें ढीलापन कर देती है, बोलती है कि ये तो बंजर है, बंजर है तो क्या करते हैं, भैया तुम आओ इसमें कब्जा करो, इसको काटो पीटो ले जाओ। अपने आप सरकार ढीला करती है। सरकार चाहे तो कोई छू सकता है नहीं, लेकिन सरकार को पैसा मिलता है। चलो अब यहाँ पर अगर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाई जाएं, जैसे जंगल से सड़क निकाला जाए, तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक मिलाप होगा, वहां से ट्रांसपोर्ट के आवागमन की सुविधा होगी। इन सब के लिए तुम करो तो बात ठीक है, समझ में आता है, थोड़ी सी जगह सड़क लेगी जाएगी, लेकिन तुम ये कहो कि पूरा पर्वत को हम नष्ट करें, वहां पे शहर बसाएं, फार्म हाउस खोलें अपने मनोरंजन के लिए, और क्या कहते हैं उसको तोड़ फोड़ करें, खनन करें, रोड़ी, ये सब पत्थर निकालें, संगमरमर जैसी पत्थर को निकाल कर हम बेचे बांचें, तो इससे तो पूरा अरावली खत्म हो जाएगा। फिर उत्तर भारत भी तबाह हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उधर से जब हवा, शुष्क हवाएं आएंगी, उसी के साथ साथ धूल, कण, मिट्टी, रेत भी इधर आएगा, और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो बलुई क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। यही तुम लोग चाहते हो कि देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। अभी तक अंग्रेजों ने लूटा था, उसके बाद मुगलों ने लूटा था, अब सब तुम लोग पीएम सीएम बन गए हो, तब तुम लोग लूटो। ये नहीं कि अपने भारत देश की रक्षा करें, बस ढिंढोरा रहेगा। ऐतिहासिक चीजें और धार्मिक चीजों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी के नाम पे आप कालाबाजारी कर रहे हो। क्यों?
अब चलो इसमें देखो विनाश का पैमाना क्या है, गायब होती पहाड़ियां, गायब होती पहाड़ियों में जरा देखो, यहां से कोई काट रहा है, यहां से कोई तोड़ रहा है, कोई यहां से तोड़ रहा है, तो ये खंडहर बन जाता है पर्वतों में, बीच बीच में दरार बन जाता है। जब दरार बन जाएगा, वर्षा होगी, वो तो पहले ही से उसका पर्दन हो रहा है और वो पर्दन हो जाएगा, वो धीरे धीरे सिमट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर्वत था कि नहीं, और तुम लोग बुलडोजर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर उसको और हटा ही दे रहे हो। अब यहाँ पर देखो पहले क्या था, एक सर्वे के अनुसार राजस्थान के एक नमूना क्षेत्र में 128 में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन के कारण पूरी तरह से गायब हो गई हैं। सोचो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है, उसको अवैध खनन करके वहां से पत्थर निकाल के संगमरमर के पत्थरों को निकाल करके, रोड़ी ये सबको निकाल करके एक राज्य से दूसरे राज्य भेजता है, एक जिला से दूसरे राज्य भेजता है, उसको पैसा मिलता है। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नियम है, जो जैसा पर्वत है, जो जैसे वन है, उनको उसी रूप में छोड़ दिया जाए, लेकिन ना, सरकार खुदे लिप्त है पैसा के चक्कर में। आगे आपको समझाते हैं। यहां पर देखो इंसानी कीमत क्या है, स्वास्थ्य और आजीविका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अरावली पर्वत नष्ट हो जाएगी तो पश्चिम से जितनी भी हवाएं आएंगी उन्हीं के साथ रेत कण धूल कण आएगा, और जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है वह क्या हो जाएगा, बलुई क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और दिल्ली में क्या है, इस टाइम तुम आप सांस लेने लायक नहीं है, वो जहरीली हवा है। अब वो क्या हो जाएगा, जब पश्चिम से अवरोध धूल कण आएगा तो दिल्ली में कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, यानी उत्तर भारत में तुम सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उधर से बहुत रेगिस्तानों में बहुत ज्यादा तगड़ा तगड़ा तूफान आता है, और उधर से अरब सागर से जो हवा आएगी वो उत्तर भारत के मानसून यानी जलवायु को प्रभावित कर देगी, पूरा का अर्थ व्यस्त हो जाएगा। ठीक समझ में आया कि नहीं। इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। चलो यहां पर देखो, जब उत्तर भारत का मैदान जो है बलुई क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा तो वहां पर खेती नहीं कर सकते, जब खेती नहीं कर सकते तो आर्थिक स्थिति वैसे ही किसानों की कमजोर है और वो ज्यादा बदतर हो जाएगी। क्या करेंगे, सब जो पढ़े लिखे नहीं है क्या कर पाएगा बताओ। पशुपालन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वहां पर पानी नहीं रहेगा तो वहां पर ना तो तुम रह सकते हो, ना पशु रह सकता है, ना पेड़ वनस्पतियां रह सकती हैं। अब स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आएंगी, पत्थर के क्रॉसरों से उड़ने वाली धूल से सिलिकोसियन जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, जिससे पूरे गांव तबाह हो रहे हैं। अब फैलेगी ही, जब तुम उसको तोड़ो ताड़ोगे, धूल मट्टी उड़ेगी, सांस लोगे तो मरोगे ही। और मरने का पूरा इंतजाम सरकार करती है, पानी की कमी होगी, गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा। आगे लेके चलते हैं, समझाते हैं। निर्णायक मोड़, सुप्रीम कोर्ट का 2025 का आदेश क्या है। अब तक देखो सरकारें सम्मिलित थी, अब जो बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हुए हैं देश की रक्षा के लिए वो सब भी इसमें लिप्त हो गए। अब कैसे लिप्त हो गए जरा देखो, ये क्या कह रहे हैं कि अगर 100 मीटर यहां तक हो गया, नीचे जीरो से यहां तक 100 मीटर, अगर इसके ऊपर जो चोटी है सिर्फ इसी को अरावली पर्वत माना जाएगा। अगर इसके 100 मीटर तक जितना ऊंचाई वाला एरिया है उसको अरावली पर्वत ये लोग नहीं मान रहे हैं, उसको ये लोग काटेंगे, पीटेंगे, हटाएंगे। अब भैया जब तुम निचवा से सबको काट दोगे तो ऊपरा वाला तो ऐसे ही ढह जाएगा, अपने मन में ढह जाएगा, फिर पूरा पर्वत खत्म कर देगा। ऐसा ये सब दिमाग लगाते हैं कि जैसे और कोई चीज कोई समझेगा नहीं। अब लोग इसका विरोध करेंगे, वहां पर प्रशासन भेजा जाएगा, मारपीट के लोगों को हटा दिया जाएगा। अब अपने फायदे के लिए सोचो क्या से क्या लोग कर रहे हैं, अपने ऐतिहासिक धरोहर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात है कि नहीं। अब अरावली की नई परिभाषा क्या है, केवल वही भूभाग अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या अधिक हो। प्रभाव क्या होगा, विशेषज्ञों के अनुसार यह नियम अरावली के लगभग 90% हिस्सों को कानूनी सुरक्षा कवच से हटा देगा। 90% अरावली जब खत्म हो जाएगी, 10% बचेगी, वो तो वैसे ही ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों, उसको तो तुम वैसे ही मशीन लगा के खत्म कर दोगे। बोलोगे जब 90% खत्म हो गया, 10% बचा, इसको भी हटा दो। क्यों। अब आगे देखो, प्रशासकीय विलोपन, एक कठोर नियम द्वारा पर्वतमाला के बड़े हिस्से को कानूनी रूप से मिटा दिया गया। कानूनी रूप से मिटाया जा रहा है, इसमें सरकार लिप्त है। मैं बोल रहा हूं ना, जब पैसा मिलता है क्या से क्या ना कर दे सरकार ऐसी। अब सब कुछ बता ही दिए कि 100 मीटर से ऊपर जो रहेगा उसी को पर्वतमाला ये लोग मान रहे हैं। बाकी अगर 99 है, 98 तो उसको ये लोग काट पीट के बेच बाच देगा, वहां से पत्थर उत्थर निकाल करके, और वहां से पेड़ पौधे वनस्पतियां सब काट के बेचेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि अरावली को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सख्त कानून और प्रवर्तन। अब जो हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं वो क्या करें, सदन में आवाज उठाएं, इसके खिलाफ लोगों को समझाएं कि अगर इसको तुम तोड़ो ताड़ोगे तो क्या नुकसान होगा,
जन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब सरकार कुछ दबाव में आएगी तो रोकेगी इन सब चीजों को। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा शांति से। अगर शांति से ना माने तो थोड़ा आप क्या गर्म मिजाज में भी प्रदर्शन करो, तब ये लोग रुकेंगे। पहाड़ों पर्वतों को काटना, वनों को खत्म करना, इन सब चीजों को कम करेंगे। अरे तुम्हें कल फैक्ट्रियां लगानी है तो ऐसे स्थानों जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो मरुभूमि वाले क्षेत्र हैं, जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, खाली स्थान पड़ा हुआ है बंजर, वहां पे तुम फैक्ट्रियां लगाओ, वहां पर तुम शहर बसाओ, तब तो फायदा होगा। जहां पर पेड़ पौधे हैं तुम उन्हीं को काट के वहां पर बसा रहे हो चीजें, ये सारी। अब व्यापक वृक्षारोपण हमें क्या करना पड़ेगा, व्यापक रूप से यानी पूरी तरीके से वृक्षारोपण करना पड़ेगा। स्थानीय प्रजातियों का उपयोग करके हरित क्षेत्र को फिर से बढ़ावा देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? लोग बस 5 ही जून को नहीं पेड़ लगाया जाता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और वाला काम ना करो। इसके बाद सतत विकास वाला मॉडल लेकर आओ। सारा मॉडल सरकार लेके आती है, लेकिन इसमें जब उसको कोई चीज कराना रहता है वहां पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसके बाद जन जागरूकता, लोगों को जागरूक करो कि पेड़ों पौधों और वनस्पतियों पहाड़ों को खत्म करोगे तो कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी जीवन रेखा नीचे एकदम चली जाएगी, गरीबी रेखा जो है वहां पर तो हो ही, उससे भी ज्यादा नीचे चल जाओगे। जीवन यापन तुम सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी पर्वतों पहाड़ों और वनस्पतियों की सहायता से आप जीवित हो, इन्हीं जंगली जानवरों की वजह से। समझ में आया कि नहीं? एक मस्त लाइन लिखी हुई, इस लाइन को जरा मैं पढ़ता हूं। लिखा है कि चुनाव हमारा है, अरावली केवल पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल और जीवन की गारंटी है। विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि पूरक होना चाहिए। इस 2 अरब वर्ष पुरानी धरोहर को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें। तो आप लोग क्या करिएगा, अरावली पर्वत को नष्ट होने से बचाइएगा। जितना से ज्यादा हो सके लोगों में जन जागरूकता उत्पन्न करो और इसका विरोध किया जाए। मिलते हैं आप लोगों से नए एपिसोड में नए तथ्य के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।